हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है बच्चों, और क्लास 11th में आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यानी कोशिका के प्रकार और कोशिका की संरचना के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में वैसे तो आप सभी सोच रहे होंगे कि कोशिका जो है वो आप पिछले भी छोटे छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो क्यों इस क्लास में फिर से सेल स्ट्रक्चर आ गया। इसका रीजन है बच्चों, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ाया जाएगा। तो हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस को शुरू करेंगे। बच्चों, चैप्टर है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कोशिका, उसकी संरचना और उसके प्रकार के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बच्चों, सेल क्या होती है? सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होने का क्या मतलब है? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, बहुत सारे आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो छोटे छोटे कमरों की भांति संरचना दिखाई पड़ रही है, एक्चुअल में यही जो है, जब शुरुआत में रॉबर्ट हुक ने खोज की थी तो उन्होंने इसी स्ट्रक्चर की खोज की थी। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में छोटी छोटी संरचनाएं ऐसी देखी थी अपनी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, और उन्होंने उसको नाम दिया था सेल। इसको, जिसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट या छोटा कमरा। तो उनको उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई पड़ी, और उन छोटी छोटी संरचनाओं को उन्होंने कोशिका नाम दिया। सेल जो है यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कोशिका जो है वो जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका, जैसे कि आप देख रहे हैं, सेल क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हर तरीके का काम खुद ही कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है उनकी, और वो सारे इसेंशियल फंक्शंस अपने जीवन से जुड़े हुए परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन यदि हम कहें कि किसी एक कोशिका से कम कोई ऐसी संरचना है जिससे जीवन संभव है ना, जैसा कि आप जानते हैं कि कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट सेल जो है उसमें से अगर किसी कोशिकांग, कोई एक सिंगल कोशिकांग है, तो क्या उससे जीवन का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि एक कोशिका के अंदर जितने कोशिकांग हैं वो सारे के साथ एक पूरी कोशिका यदि होगी, तभी उसको क्या कहेंगे? तभी उसको हम यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे, क्योंकि एक कोशिका जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, यानी कोशिका से कम कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे एक जीवन का निर्माण हो सकता है। तो इसलिए कोशिका क्या हो गई? सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोशिका जो है वो फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। वो उसकी संरचनात्मक, क्रियात्मक और फंडामेंटल बेसिक इकाई है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले एक जीवित कोशिका की खोज की थी। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने तालाब के पानी में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज जो है किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। उन्होंने तालाब के पानी में जीवित कोशिका की खोज की थी। अब बच्चों, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, the invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell। उसके बाद क्या हुआ? रॉबर्ट ब्राउन ने जब केंद्रक की खोज की, उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, और उसके अंदर की, कोशिका के अंदर की जो स्ट्रक्चरल डिटेल थी वो सारी धीरे धीरे खोजी जा सकी। तो ये जो वैज्ञानिक हैं, इन वैज्ञानिकों के नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन से वैज्ञानिक की क्या
योगदान रहा कोशिका को समझने में। अब ये जो कोशिका थी, कोशिका सबके लिए बहुत ज्यादा कौतूहल का विषय थी, क्योंकि कोशिका के बारे में ये कह दिया गया था कि अगर कोशिका नहीं होगी तो जीवन संभव नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिक लग गए, है ना, वो प्रयोग करना शुरू किया, उन्होंने बहुत सारा खोज करनी शुरू की, और उसके बाद फिर कोशिका सिद्धांत आया अस्तित्व में। तो कोशिका सिद्धांत में 1838 में मैथियास श्लाइडेन ने, जो कि जर्मन बोटेनिस्ट थे, उन्होंने एग्जामिन किया। क्या एग्जामिन किया? बहुत सारे प्लांट्स और प्लांट्स की कोशिकाओं को, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सभी प्लांट्स, सभी पौधे जो हैं वो अलग अलग प्रकार की टिश्यूज से बने हुए हैं, और वो टिश्यूज जो हैं वो कोशिकाओं से बने हुए हैं। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने कहा सभी प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग प्रकार की ऊतकों से बने हुए हैं, है ना। उसी समय पे जब मैथियास श्लाइडेन ने ये बात बोली थी, उसी समय पे लगभग एक साल के बाद थियोडोर श्वान ने 1838 में, मैथियास श्लाइडेन ने 1838 में करा और थियोडोर श्वान ने 1839 में करा। वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, और उन्होंने देखा कि अलग अलग प्रकार के जानवर जो हैं, अलग अलग प्रकार की जो एनिमल सेल्स होती हैं, और वो उनके ऊपर क्या होती है? थिन आउटर लेयर होती है, विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज के समय में जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, वो होती है। उन्होंने और क्या बोला? उन्होंने और बताया कि प्लांट टिश्यूज जो हैं उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और वो एक यूनिक कैरेक्टर है किसका? प्लांट सेल का। यानी प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है। अब इन दोनों निष्कर्ष के बेसिस पे श्लाइडेन ने और श्वान ने क्या प्रपोज की? हाइपोथेसिस दी उन्होंने, सेल थ्योरी दी। उन्होंने ये कहा कि सभी जंतुओं की और सभी पौधों की, यानी एनिमल्स की और प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो कोशिका से मिलकर के बनी हुई है, और कोशिकाओं का ही उत्पाद है। श्लाइडेन और श्वान दोनों ने ये चीज साबित करी, और उसके बाद इन दोनों ने मिल करके सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत दिया। लेकिन ये जो सेल थ्योरी थी, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि कैसे नई कोशिकाएं आ जाती हैं। उन्होंने केवल ये बताया कि जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से ही मिलकर के जंतुओं का और पौधों का शरीर बना हुआ होता है, लेकिन वो ये बताने में कामयाब नहीं हो पाए कि किस तरह से नई कोशिकाएं बन जाती हैं, ये वो नहीं बता पाए। तो सेल जो है वो क्या है? अगर हम एक प्याज की कोशिका की बात करें, द अनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल। उसमें आपको अलग से कोशिका भित्ति एकदम दिखाई पड़ती है जो आउटर बाउंड्री है, एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन, और उसके जस्ट बाद क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक सेल, जब ह्यूमन चीक सेल का किया गया ऑब्जर्वेशन, तो उसमें देखा गया कि आउटर मेम्ब्रेन जो थी वो ही डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर थी एक सेल की, और सेल वॉल जैसा स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट नहीं था। लेकिन जो सेल थी वो एक ही डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था उसके अंदर, और उसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा। अब आप सभी को पता है कि कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। द न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स। अब न्यूक्लियस के अंदर यदि हम झांक के देखें तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की संरचना पाई जाती है, which in turn contain the genetic material। और यही क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये अनुवांशिक सूचनाओं का भंडार होते हैं। यानी कि यदि माता पिता से कोई लक्षण उनके संतान में ट्रांसफर हो रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो ट्रांसफर होने के लिए जो जेनेटिक मटेरियल उत्तरदायी है, डीएनए उत्तरदायी है, वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर ही वो डीएनए पाया जाता है। यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीएनए से मिलकर के बने हुए होते हैं। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोट। तो
कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है, वो तो बच्चों क्या कहलाती हैं? यूकैरियोटिक। और जिनमें ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक। यानी कि यूकैरियोटिक जो होती हैं, उन ऐसा देखा गया कि जो कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, वो प्रोकैरियोटिक कहलाई। और जिसमें मेम्ब्रेन थी, यानी फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस जिसमें था, जिसके ऊपर मेम्ब्रेन कवर्ड हुई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चढ़ी हुई थी, वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाई। ठीक है। अब अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं दोनों की बात करें, तो दोनों के अंदर ही, कोशिका के अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये वॉल्यूम ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई करता है। साइटोप्लाज्म क्या है? द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। यानी कि साइटोप्लाज्म ही मुख्य साइट है, मुख्य क्षेत्र है, जहां पर कोशिका के अंदर होने वाली सभी एक्टिविटीज होती हैं। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। यानी साइटोप्लाज्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी कोशिका के अंदर होने वाले सभी फंक्शन जो है वो परफॉर्म होते हैं। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो इसी कोशिका के अंदर ही लिविंग स्टेट में रखने का काम कौन करता है? साइटोप्लाज्म ही करता है। अब अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, तो यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनमें और भी, केवल न्यूक्लियस ही नहीं, और भी कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग होते हैं, जिनपे क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो उसमें पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोबॉडीज हैं और वैक्यूल्स हैं। तो ये सभी के सभी क्या हैं बच्चों? ये सभी के सभी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये हम बात करें किसकी? यूकैरियोटिक सेल्स की, जिनको हम ये कह सकते हैं कि डेवलप्ड कोशिकाओं की हम बात कर रहे हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इस तरीके की झिल्ली वाली कोशिकांग जो है वो नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स। राइबोसोम्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है और वो सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। यानी कि यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है। कोशिका के अंदर, विद इन द सेल, राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स। यदि हम राइबोसोम्स की बात करें तो कोशिका के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाए जाते, वो दो और कोशिकांग हैं उनके अंदर भी पाए जाते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि दो ऐसे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपको ट्विस्ट करके एग्जाम में पूछा गया, आप ये कह सकते हैं कि कौन से ऐसे दो कोशिकांग हैं जिनका अपना खुद का राइबोसोम्स होता है? तो वो दो कोशिकांग हैं बच्चों, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जिसमें से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे उनका स्वयं का राइबोसोम्स होता है, क्लोरोप्लास्ट में उनका स्वयं का राइबोसोम्स होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में उनका स्वयं का राइबोसोम्स होता है। ये तो हो गई बात आपकी कोशिकांग और उसके अंदर पाए जाने वाले राइबोसोम्स की, कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स जो हैं उनके अंदर एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम। जंतु कोशिकाओं की यदि बात की जाए तो उसमें एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम। अब ये सेंट्रोसोम क्या होता है बच्चों?
ये कोशिका विभाजन के दौरान उसमें हेल्प करता है। और सेंट्रोसोम के बारे में आप जब सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में सेंट्रोसोम किस तरह से कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। यदि हम बात करें, ये स्क्रीन में जो आपको अलग अलग डायग्राम्स दिखाई पड़ रहे हैं, एक्चुअल में ये क्या है? जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आपको ऊपर रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रुधिर कोशिकाएं दिखाई पड़ रही हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है कि बाहर की तरफ थोड़ा फूला हुआ मोटा स्ट्रक्चर है और अंदर की तरफ चपटा स्ट्रक्चर है। वो कुछ इस तरीके का, बाहर की तरफ फूला हुआ स्ट्रक्चर और बीच में थोड़ा चपटा स्ट्रक्चर है, यानी कि राउंड एंड बाइकॉन्केव है। दोनों तरफ से चपटा है और बाहर से थोड़ा फूला हुआ है। और कैसा है? आकार में गोल गोल है। तो ये है आपकी रक्त में पाई जाने वाली, ब्लड में पाई जाने वाली रेड ब्लड सेल्स या लाल रुधिर कोशिकाएं, जिनका आकार ऐसा ही होता है, बीच में थोड़ा चपटा होता है और गोलाकार होता है। उसी प्रकार से हमारे ब्लड में ही पाई जाने वाली व्हाइट ब्लड सेल्स भी होती हैं, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं भी होती हैं। तो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं बच्चों, इनका आकार होता है अमीबॉयड। अमीबॉयड आकार का मतलब है कि उनका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। अब कोई भी निश्चित आकार नहीं होता तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा। क्या रीजन है कि क्यों व्हाइट ब्लड सेल्स का आकार अनियमित होता है या अमीबीय आकार होता है? उसका रीजन ये है कि ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये हमारे शरीर में अगर कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट है, जब वो हमला करता है हमारे शरीर पे, तो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर पाई जाने वाली जो WBCs होती हैं, वही उस डिजीज कॉजिंग एजेंट से लड़ाई करती हैं। यानी कि हमारे शरीर को रोग बीमारियों से बचाने के लिए जो लड़ाई, या हम कह सकते हैं हमारे शरीर में जो सैनिक का काम करती हैं दुश्मनों से रक्षा करने के लिए, तो वो सैनिक का काम करती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं? उनका आकार होता है अनियमित, यानी कि जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है उस पर उनका अनियमित आकार होने से फायदा ये होता है कि वो किसी भी आकार के डिजीज कॉजिंग एजेंट को ट्रैप कर लेती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स और उसको वहीं पे मार देती हैं। तो इसलिए इस कारण से व्हाइट ब्लड सेल्स का आकार जो है वो कैसा होता है? अमीबॉयड होता है या अनियमित या अमीबीय होता है ना। तो ये सभी बच्चे इंफॉर्मेशन अपनी नोटबुक में जरूर नोट करेंगे कि व्हाइट ब्लड सेल्स, बुक में लिखा हुआ है कि व्हाइट ब्लड सेल्स अमीबॉयड होती हैं, लेकिन अमीबॉयड क्यों होती हैं उसके पीछे का रीजन या व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है, उसके काम के आधार पर उसका आकार निश्चित होता है। कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज अपने माइंड में पहले से ही फिट कर लेनी है कि किसी भी कोशिका का आकार या कोई भी संरचना जो प्राकृतिक रूप से मौजूद है, उसकी संरचना होने का कोई ना कोई रीजन होता है। मतलब ये संरचना क्यों है ऐसी, उसके पीछे का कुछ ना कुछ रीजन होता है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे दांतों का आकार डिफरेंट है और शेर के दांतों का आकार डिफरेंट है, तो नेचुरली हमारे दांतों का आकार अलग है और शेर के दांतों का आकार अलग है। लेकिन ऐसा क्यों है, उसके पीछे का रीजन आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि शेर है मांसाहारी, उसको शिकार करना है और शिकार करके दूसरे जानवर को मार देना है और उसके बाद उसी को उसको भोजन बनाना है। अगर उसके दांत जैसे होते हैं शेर के, अगर वैसा नहीं होगा तो वो अपना काम कैसे करेगा, है ना। तो इसलिए कोई भी संरचना जो प्राकृतिक रूप से मौजूद है, इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। उसी तरह से आप स्क्रीन में देख रहे हैं कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स कैसी होती हैं? संरचना में लंबी लंबी होती हैं और थोड़ा सा सक्रिय सी होती हैं। उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है और केंद्रक भी पाया जाता है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं नर्व सेल, यानी कि तंत्रिका कोशिका की यदि बात की जाए, नर्व सेल की बात की जाए तो कैसी दिखाई पड़ रही है आपको? बहुत सारी शाखाओं वाली होती है और लंबी होती है। नर्व सेल जो है वो ब्रांच्ड होती है और लंबी होती है। अब क्यों ये लंबी होती है और ब्रांच्ड होती है?
तंत्रिका कोशिका जो है वो हमारे शरीर में पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बनाती है। पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र जो है वो किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है? इसी प्रकार की नर्व सेल्स से मिलकर के बना हुआ है। बहुत सारी नर्व सेल्स मिलकर के नर्वस टिश्यू का निर्माण करती हैं और बहुत सारे नर्वस टिश्यू मिलकर के नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं, है ना। तो जो ये नर्व सेल्स होती हैं, इनका काम क्या है? काम के आधार पर ही संरचना होती है। इनका काम क्या है? इनका काम सूचनाओं का आदान प्रदान है। यानी कि हमारे माइंड में हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन क्या है? जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि सारी सूचनाओं का आदान प्रदान जो किससे होता है? सीपीयू में ही हम कमांड देते हैं और सीपीयू से ही हम अपना काम भी करवाते हैं। उसी तरह से जो ये नर्व सेल्स होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, इनका काम क्या है बच्चों? इनका भी काम है सूचनाओं का आदान प्रदान। जैसे होता बहुत स्पीड में है, वी कैन नॉट इमेजिन दैट स्पीड, हम उस स्पीड की तुलना और या कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे उसको हम समझ लेंगे, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसको चोट लग गई है, ठीक है। अगर उसका नर्वस सिस्टम परफेक्ट काम नहीं कर रहा है तो उस व्यक्ति को दर्द का अनुभव नहीं होगा। यानी कि जब नर्वस टिश्यूज डैमेज होंगे तो वो नर्वस टिश्यूज ये सूचना ब्रेन तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे कि अमुक व्यक्ति को चोट लग गई है और उसको दर्द हो रहा है। और अगर वो सूचना नहीं पहुंची माइंड तक तो आपको पेन फील होगा ही नहीं। तो इसका मतलब जो भी हमारे शरीर में उद्दीपन का काम है, जो भी हमारे शरीर में, जो हमारा शरीर संवेदनशील है, हमारा संवेदनशील संवेदना को अगर ठीक रखना है तो उसके लिए नर्व सेल्स का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नर्वस सिस्टम दुरुस्त नहीं है तो नर्व सेल्स ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं करती, यानी सूचनाएं सही समय पे सही तरीके से ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती हैं। और अगर ब्रेन तक कोई सूचना नहीं पहुंच पाती है तो ब्रेन जो कमांड देना चाहिए हमारे शरीर को वो नहीं दे पाता है, इसलिए व्यक्ति जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाता। तो नर्व सेल्स लंबी क्यों होती हैं? क्योंकि उनको सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है और पूरे शरीर का नर्वस सिस्टम जो है वो इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। इसी प्रकार से ट्रैकीड्स होती हैं जो आपको दिखाई पड़ रही हैं स्क्रीन में कि कितनी लंबी होती हैं, इलॉन्गेटेड। मीजोफिल सेल्स होती हैं, आपकी ये प्लांट्स में पाई जाने वाली सेल्स हैं, ट्रैकीड्स और मीजोफिल सेल्स। जो इलॉन्गेटेड होती है ट्रैकीड और मीजोफिल सेल्स जो है वो राउंड और ओवल दोनों शेप में पाई जाती हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, अब सभी बच्चे इन कोशिकाओं के अलावा और भी बहुत सारे प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनके बारे में भी जानेंगे कि आखिर और कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आई थिंक सभी बच्चों को बहुत सारी कोशिकाएं जो अलग अलग प्रकार की होती हैं उनका नाम आप लिख पाने में सक्षम हैं। आप सभी जानते हैं कि कोशिकाएं बहुत सारे प्रकार की होती हैं। कुछ कोशिकाओं के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसमें आप इंफॉर्मेशन में लिख सकते हैं, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है आज तक की पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका को ऑस्ट्रिच एग को सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं। यानी शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी एकल कोशिका है। अब जैसे हम डिस्कस करते हैं, अब अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो सेल की संरचना होती है वो सूक्ष्मदर्शीय होती है, दे आर माइक्रोस्कोपिक, यानी सूक्ष्मदर्शी के नीचे ही दिखाई पड़ती है। तो क्या जो हम मुर्गी का अंडा जो सब लोग खाते भी हैं, क्या वो एकल कोशिका है? तो इसका आंसर क्या हो? ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सामान्य है, सभी बच्चों को पता होनी चाहिए कि जो मुर्गी का अंडा है वो भी एकल कोशिका है ना। तो मतलब क्या, कोशिकाएं जनरली सामान्य तौर पर सूक्ष्मदर्शी होती हैं, सामान्य तौर पर वो बहुत छोटी होती हैं जिनको सूक्ष्मदर्शी के ही माध्यम से देखा जा सकता है। लेकिन कुछ कोशिकाएं उसका अपवाद भी है, यानी सभी के सभी, आपने कहीं ये नहीं देखा होगा कि ऐसा लिखा हुआ कि सभी कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं। यदि सभी कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती तो मुर्गी का अंडा इतना बड़ा कैसे हो सकता था? और सबसे बड़ी कोशिका जो है वो होता है ऑस्ट्रिच एग।
यानी शुतुरमुर्ग का अंडा आज तक की सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। सबसे लंबी कोशिका का दर्जा किसको मिला हुआ है? नर्व सेल को, यानी कि तंत्रिका कोशिका जो है वो लंबाई में सबसे लंबी कोशिका होती है। यदि हम सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी कोशिका की श्रेणी में आता है। तो आप सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, ये आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, नोटबुक में। और कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई कि रेड ब्लड सेल्स का आकार ऐसा है तो क्यों है, व्हाइट ब्लड सेल्स का आकार अमीबॉइड है तो क्यों है, नर्व सेल्स का आकार ब्रांच्ड और लॉन्ग है तो क्यों है, उसके पीछे का क्या रीजन है, वो आप सभी, आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बच्चों, जो भी आप बायो पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लास 11th के बच्चों की बात हो रही है, क्लास 11th के बच्चों की बात हो रही है, जो भी बच्चों ने तय किया होगा कि अब आपने बायो सब्जेक्ट लिया है तो इसका मतलब क्लियर है कि आपको बहुत सारे बच्चों को, मतलब 100% में से 80% बच्चे या 90% बच्चे ये सोचते होंगे कि वो 2 साल के बाद नीट का एग्जाम देंगे, यानी मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम देंगे और डॉक्टर बनना चाहते होंगे। उसमें से 20% बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि हम इस सब्जेक्ट में मास्टरी कर लेंगे और प्रोफेसर बन जाएंगे या टीचर बन जाएंगे। उसमें से बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते होंगे कि हम चिकित्सा सेवा के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, हम मेडिकल फील्ड में जाएंगे। अब मेडिकल फील्ड बहुत वास्ट है ना, बहुत फैली हुई है, अलग अलग बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें आप जा सकते हैं। तो बायो सब्जेक्ट ऐसा है, खास तौर पे इस सब्जेक्ट पे जिन बच्चों को डॉक्टर बनना है तो उनको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी पेपर होता है बच्चों, अगर आप आज से ही तैयारी शुरू कर दें तो इंटर का एग्जाम जब आप पास करेंगे तब तक भर में आपकी बहुत सारी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। ये बात पहले जैसा होता नहीं है एग्जाम, अब एग्जाम डिफरेंट होता है। 720 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें से 360 मार्क्स, यानी कि पूरा का पूरा पेपर का आधा भाग, पूरा का पूरा आधा भाग ही बायो से रिलेटेड होता है। 360 नंबर का पेपर होता है। तो इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना है, पॉइंट्स को नोट करते चलना है, क्योंकि हर एक लाइन से कम 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं। तो ध्यान से पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बच्चों, जो भी कोशिका के बारे में आपको जानकारी दी गई आप सभी अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और अगर कोई भी समस्या होती है या कोई भी क्वेरी है तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में अलग अलग कोशिकाओं के बारे में जाना, और मैंने आपको ये भी बताया कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किसी भी कोशिका का आकार जो है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम कोशिकाओं के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।